हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है क्लास 11th के फिजिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 एनसीईआरटी का अध्याय 3 पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। कर सरल रेखा में, अगला चैप्टर है सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब एक सीधी रेखा में गति कैसे होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। तो निर्देश तंत्र होता क्या है? तो करा यह एक ऐसा निर्देशांक निकाय जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति तथा उसकी गति का निर्धारण किया जाता है। एक निर्देश तंत्र में समय मापन हेतु एक घड़ी की भी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि विभिन्न क्षणों पर वस्तु की स्थिति का सही आकलन किया जा सके। ऐसे निर्देश तंत्र को समय आकाश निर्देश तंत्र कहते हैं। निर्देश तंत्र का मतलब क्या होता है? ऐसा निर्देशांक निकाय क्या कहता है जिसके सापेक्ष क्या होता है वस्तु की स्थिति का हम क्या करते हैं पता लगाते हैं। वही क्या कहलाता है निर्देश तंत्र। मतलब मापन करता है, मतलब क्या समय का मापन करेगा, मतलब इस स्थिति से इस स्थिति में क्या हो गया इसका परिवर्तन हुआ, वही क्या होता है निर्देश तंत्र होता है। फिर क्या कहेगा ऐसे तंत्र को समय आकाश निर्देशांक क्या कहेगा जिसमें क्या विभिन्न क्षणों पर वस्तु की स्थिति का क्या कहेगा सही आकलन किया जा सके। इसे कहेंगे क्या कहेंगे आकाश निर्देश तंत्र कहते हैं। जो क्या करेगा समय का मापन करेगा, मतलब क्या इस क्षण इतने मिनट पर यहाँ था, अगले मिनट पर यहाँ पहुँच गया, अगले मिनट पर यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ आ गया। ये क्या होता है? ये मापन करेगा तो क्या होगा, इसको क्या कहेंगे आकाश निर्देश तंत्र कहते हैं। तो करा पथ की लंबाई, मतलब कोई पथ की लंबाई होती क्या है? करा मान लीजिए कि कोई गतिशील वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश गति कर रहे हैं। मतलब एक सरल रेखा में क्या ऐसे एक रेखा जा रही है, इसका कि दिशा में क्या करे गति कर रही है। एक्स अक्ष का चयन इस प्रकार करते हैं कि वह गतिशील वस्तु के पथ के अनुदिश ही, तथा यह भी माना कि इस निर्देशांक तंत्र का मूल बिंदु वो जहाँ वस्तु गति प्रारंभ करती है अर्थात t = 0 पर x = 0 अतः भिन्न भिन्न क्षण पर गतिशील वस्तु की स्थिति। तो आइए यहाँ पर समझते हैं। करा क्या t बराबर यहाँ पर 0 था, यहाँ मतलब t बराबर 0, समय भी 0 था और x बराबर 0 था। तो क्या यहाँ से चलना प्रारंभ करती है तो क्या हो गया एक ही दिशा में जा रही है। इसे क्या मानते हैं x अक्ष की दिशा में क्या रही जा रही है। तो चित्र में प्रदर्शित है। तो करा मान लीजिए गतिशील वस्तु O से Q तक जाती है। O से क्या की गई, O से कहाँ तक पहुँची Q तक, O से Q तक जाती है और पुनः Q से P तक वापस आती है। O से Q तक गई और Q से क्या आ गई P तक आ गई। O से Q तक गई और क्या हो गई Q से P तक आ गई। O से गई Q तक और Q से पुनः कहाँ आ गई, Q से आ गई P तक, Q से कहाँ तक आ गई, Q से आ गई P तक। फिर OQ बराबर 120, तो OQ बराबर कितना आ गया, OQ बराबर O से Q तक की दूरी कितना हो गई 120, टोटल कितना आ गया 120। फिर P तक वापस आती, पुनः P तक वापस आई तो और O से P तक चली तो OQ बराबर इतना, तथा Q से P तक कितना A, टोटल कितना A 40 है। Q से P तक कितना दूरी चली 40 दूरी चली 40। फिर कह रहा है अतः O से Q तथा Q से P तक चली गई कुल दूरी। अब कुल दूरी पूछेगा तो क्या करेंगे O से Q तक गई और Q से P तक आई तो कितना हो गया 120 इधर गई और ये 40 फिर उधर आई वापस आई तो 40 और 120 कितना हो गया 160। कुल दूरी कितनी तय की 160 मीटर। तो अतः चली गई दूरी या पथ की लंबाई को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता का महत्व नहीं है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ से यहाँ तक गए, फिर क्या हो गए यहीं से फिर इतना वापस आ गए, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी चले, फिर यहाँ फिर इतना चले, तो क्या हो गया यहाँ से गए यहाँ जो इतना इधर आए, टोटल दूरी हमको क्या करना है गिनती में लेना है। भले इस जगह वही उस यहाँ मान लीजिए क्या ये कोई स्थान है, A है, B है और C है। क्या करा A से C तक जाइए, फिर C से B तक आइए, कितना दूरी आप थोड़ा कहेंगे कि A से B तक ही गए, मतलब क्या इतना यहाँ से यहाँ तक गए। मान लिया आप पेट्रोल डलाएंगे तो क्या यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर जितना क्या करें जितना पेट्रोल खर्च होगा मतलब जितना दूरी जाने में वही दूरी गिनती करेंगे। सबसे बढ़िया जानिए यही।
करता यह कह सकते हैं कि दूरी अदिश राशि है। मतलब क्या है, दूरी क्या हो गई, अदिश राशि हो गई। अदिश मतलब क्या, जिसमें दिशा नहीं है, अदिश बिना दिशा की। दूरी के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो कर अगला है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन होता क्या है, तो दूरी या पथ की लंबाई क्या हो गई, एक ही होती है। तो कह रहा है जब हम दूरी का मापन दिशा को ध्यान में रखकर करते हैं, ये दूरी को माप रहे हैं, क्या करें, दिशा का ध्यान रखकर करेंगे तो क्या हो जाएगा, उस दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए क्या किए, आप यहाँ से यहाँ तक गए, कह रहा है ये पूरब गए और फिर कहाँ गए, उत्तर गए। कह रहा है ए से बी तक गए, बी से सी तक गए। तो कह रहा है विस्थापन कितना होगा, विस्थापन क्या होगा, प्रथम बिंदु और आखिरी बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो ये विस्थापन में हम यही दूरी लेंगे, न कि ये दूरी। ये दूरी पूछेगा तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये टोटल जोड़ेंगे, लेकिन विस्थापन क्या होगा, प्रथम और आखिरी बिंदु के बीच की दूरी। तो कह रहा है जब हम दूरी का मापन दिशा को ध्यान में रखकर करते हैं तो वह दूरी विस्थापन कहलाती है। जब दूरी का मापन क्या करेंगे, हम दिशा को ध्यान में रखकर करेंगे तो क्या होगा, वह विस्थापन कहलाएगी। तो विस्थापन को वस्तु की स्थिति परिवर्तन के रूप में परिभाषित करते हैं। जैसे कि यदि समय t1 व t2 पर किसी गतिशील वस्तु की स्थिति क्रमशः x1 व x2 हो तो समय अंतराल डेल्टा t बराबर t2 माइनस t1 में उसका विस्थापन डेल्टा x x2 माइनस x1 होगा। यदि x2 अधिक है तो x2 ग्रेटर देन x1 तो विस्थापन पॉजिटिव होगा, और यदि x1 ग्रेटर देन x2 तो विस्थापन क्या होगा, निगेटिव होगा। तो उदाहरण के लिए कह रहा है कोई वस्तु प्रारंभ में t बराबर 0 से पूर्व की दिशा में चल रही है, पूरब की दिशा में चली और 3 मीटर चली, और पुनः उत्तर दिशा में 4 मीटर चली। उत्तर दिशा में क्या हो गई, 4 मीटर चली जाती है। तो प्रारंभिक अवस्था में वस्तु द्वारा चली दूरी कितना चला, 3 4 7, और यहीं विस्थापन पूछेगा तो 3 का क्या है, 90 डिग्री पर घूमी है तो क्या, वही स्क्वायर क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसका स्क्वायर जोड़ कर क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे तो क्या होगा, विस्थापन हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 3 3 9 4 4 16 9 25 आ गया 5। तो विस्थापन पूर्वोत्तर दिशा में कहाँ है, वो है यहाँ से क्या गई, यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ गई, तो यानी क्या, पूर्व और उत्तर, पूर्वोत्तर दिशा में। का दूरी तथा विस्थापन के लिए निम्न बिंदु ध्यान देना आवश्यक है। ये दूरी और विस्थापन माप रहे हैं तो क्या, निम्न बिंदुओं को क्या करना, ध्यान में रखना है। करा विस्थापन का संबंध गतिशील वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदुओं से होता है, न कि वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ से, जबकि दूरी के लिए यह तथ्य उपयुक्त नहीं है। मतलब क्या, विस्थापन का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, और दूरी के लिए क्या होता है, जहाँ से जहाँ तक गए इतनी दूरी, जितना पथ की लंबाई तय किए वही। करा किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी सदैव एक अशून्य संख्या होती है। मतलब दूरी क्या होगा, कभी भी शून्य नहीं हो सकता, लेकिन विस्थापन क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। करा जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा, दूरी कभी भी शून्य नहीं होगा। कर दूरी तथा विस्थापन का अनुपात या तो 1 के बराबर या 1 से बड़ा होता है। दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा, 1 के बराबर होगा या तो 1 से बड़ा होता है, अर्थात दूरी बटे विस्थापन ग्रेटर देन आर इक्वल 1। 1 से क्या होगा, या तो बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, 1 के बराबर होगा, छोटा नहीं। कर एक समान गति, कोई चल रहा तो एक समान गति किसे कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे तो उस वस्तु की गति को एक समान कहते हैं। मतलब क्या होगा, एक बराबर आप साइकिल चला रहे हैं, मतलब क्या है, 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलाए, और फिर अगले मिनट में 1 मिनट में फिर क्या किए, 1 किलोमीटर चलाए। तो मतलब क्या था, समान समय में क्या करें, समान दूरी तय कर रहे हैं, तो क्या समान, इस ऐसे चाल को क्या कहेंगे, समान गति कहेंगे। ऐसे गति को क्या कहेंगे, समान गति। मतलब 1 मिनट में 1 किलोमीटर गए, अगले मिनट में भी 1 ही किलोमीटर जा रहे हैं, फिर 1 मिनट और चले, फिर 1 किलोमीटर, मतलब 3 मिनट में 3 किलोमीटर गए। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर। तो कह सकते हैं क्या, ऐसी गति को क्या, एक समान गति। तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसे सीधे।
आपका होता है वेग, क्या होता है वेलोसिटी, वो तो गति था। वेलोसिटी तो कह रहा यह वह भौतिक राशि है जो गतिशील वस्तु की चाल एवं गतिशील वस्तु की गति की दिशा का साथ साथ बोध कराती है। मतलब चाल और गतिशील वस्तु की क्या करेगा, दिशा। मतलब जो वेग है क्या है, एक सदिश राशि है। मतलब क्या, चाल तो बताएगा ही, लेकिन क्या बताएगा, किस दिशा में है, क्या हो रहा है, वह गति कर रहा है। गतिशील वस्तु की चाल बताएगा, मतलब कितना तेज जा रहा है और किस दिशा में जा रहा है, दोनों बताएगा। तो इस पद का प्रयोग वस्तु की गति का संपूर्ण विवरण देने के लिए करते हैं। मतलब क्या है, गति का करना संपूर्ण विवरण, मतलब कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है, तो मतलब संपूर्ण विवरण हो गया। आप कह दिए हमको क्या 5 किलोमीटर जाना है, अब किधर चल रहे हैं, किस कारण 5 किलोमीटर चाल से हमको क्या करना है, चलना है। अब कह दिया 5 किलोमीटर चाल से चलना है, तो आप जाइए, कर 5 किलोमीटर चाल से 5 किलोमीटर जाना है। अभी तो दिशा तो बताया नहीं किधर जाना है, पूरब जाना है, पश्चिम जाना है, उत्तर दक्षिण किधर जाना है। जब ये पता, इसका क्या करता है, ये कौन ज्ञात कराएगा, वेग ज्ञात करता है। कर एकांक समय में हुए विस्थापन को गतिशील वस्तु का वेग कहते हैं। एकांक समय में जितना विस्थापन होगा वही क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। जब विस्थापन सदिश राशि है तो क्या होगा, वेग भी सदिश राशि होगा। जबकि क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या है, अदिश है, तो इसलिए दूरी बटे समय। तो चाल भी क्या होता है, अदिश राशि होती है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो ये बढ़ते हैं आगे। अब है औसत वेग। तो औसत वेग होता क्या है, एवरेज वेलोसिटी। करा किसी निश्चित समय अंतराल में डेल्टा टी में हुए कुछ विस्थापन डेल्टा एस का समय अंतराल डेल्टा टी के साथ अनुपात वस्तु का औसत वेग कहलाता है। तो कह रहा है मतलब क्या, दूरी का औसत और समय का क्या करेंगे, औसत निकालेंगे तो क्या होगा, वही एवरेज निकल जाएगा। समय अंतराल और कुल विस्थापन, कुल विस्थापन और कुल समय अंतराल से क्या करेंगे, कुल विस्थापन और कुल समय अंतराल से क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, औसत वेग निकल जाएगा। कह रहा है चाल, स्पीड होता क्या है, किसी वस्तु की चाल स्थिति परिवर्तन की दर से मापी जाती है। मतलब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो क्या है, उसे चाल कहते हैं। या दिशा का विचार किए बिना वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी गतिशील वस्तु की क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तो हमने चाल बताया क्या है, दूरी बटे समय, ये तो पहले ये भी हमने बताया है। तो दूरी क्या है, यस है, और समय टी है, तो क्या है, दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। ये क्या करेगा, स्थिति बस परिवर्तन होगा, न कि दिशा, दिशा से कोई मतलब नहीं है। अब औसत चाल होता क्या है, वस्तु की यात्रा की अवधि में चली गई कुल पथ की लंबाई या दूरी को तथा इसमें लगे कुल समय से क्या करेंगे, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको औसत चाल मिल जाएगा। जितना दूरी तय किया, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तय किया कितने मिनट में, 5 मिनट तय किया, तो क्या 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको औसत चाल मिल जाएगा आसानी से। तो औसत चाल संपूर्ण पथ की लंबाई, मतलब कितना लंबाई तय किया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ये टोटल जो पथ की लंबाई है उसको जोड़ देंगे और क्या करेंगे, जितना समय लगता है उससे भाग देंगे तो औसत चाल निकल जाएगा। फिर करा तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड। करा किसी गतिशील वस्तु की औसत चाल बहुत छोटे से समय अंतराल यानी डेल्टा टी लगभग क्या 0 के लिए ज्ञात की जाए तो वस्तु की यह औसत चाल ही उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। तो इसको लिख सकते हैं, मतलब क्या बहुत ही कम, जब चाल क्या हो बहुत ही स्लो हो तो उसे क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस यानी तात्क्षणिक चाल। तो v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, लगभग 0 के बराबर हो तो डेल्टा एस अपान डेल्टा टी बराबर डी एस अपान डी टी। मतलब क्या दूरी बहुत कम, दूरी और बहुत कम समय के लिए तय की गई है। तो डी एस अपान डी टी एस का टी के सापेक्ष अवकल गुणांक है, जो एस है क्या टी के सापेक्ष क्या अवकल गुणांक है। अथवा कह रहे हैं एक समान गति में जहाँ वस्तु की चाल परिवर्तित हो, वस्तु की किसी क्षण विशेष पर चाल उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। मतलब कह रहा एक असमान गति में जहाँ वस्तु की चाल परिवर्तित होती है, मतलब एक असमान गति है, मतलब कभी तेज जा रही है कभी स्लो हो जा रही है। तो मतलब एक असमान गति में क्या है, जहाँ वस्तु की चाल क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, कभी 1 किलोमीटर प्रति घंटे की जा रही है, कभी 2, कभी 3। तो वस्तु की किसी क्षण विशेष पर चाल उसकी तात्क्षणिक चाल, मतलब किसी
समय पर क्या है, जो चाल हमने ज्ञात किया, मतलब इस समय हमारे दूसरे मिनट पर, दूसरा मिनट जो लगा, चाल कितनी है वही क्या कहलाएगा, उसे तात्क्षणिक चाल मान लेते हैं। फिर होता है तात्क्षणिक वेग। तो कह रहा है किसी क्षण डेल्टा टी लगभग 0 पर हो तो गतिशील वस्तु का वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। जैसे तात्क्षणिक चाल था उसी तरह वेग। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, लगभग क्या होगा, वही 0 के लगभग क्या दूरी तय करता है, मतलब क्या बहुत ही कम समय में तय किया गया दूरी। किसी क्षण डेल्टा टी पर क्या गतिशील वस्तु का वेग उसका क्या होता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। फिर त्वरण होता क्या है, तो कह रहा वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण। किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को अथवा 1 सेकंड में हुए वेग परिवर्तन को उस वस्तु का क्या कहते हैं, त्वरण। मतलब क्या 4 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जा रहा है, अब बाद में कितना हो गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो क्या करेंगे, वेग परिवर्तन की दर 4 से कितना हो गया, 5, और कितने समय में हुआ, एक चाल से 5 हुआ, मतलब कितना 1, और कितने समय में 2 मिनट लगा, तो क्या होगा 1/2, ये क्या हो जाएगा, त्वरण। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। गति के समीकरण, तो कह रहा गति के समीकरण इक्वेशन ऑफ मोशन या इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, मतलब गति के समीकरण के बारे में आइए देखते हैं। कह रहा यदि कोई कण एक सरल रेखा के अनुदिश एक समान त्वरण से गतिशील हो, मतलब कह रहा है कि यदि कोई भी कण क्या हो, एक सरल रेखा, मतलब एक सरल मतलब सीधी रेखा में क्या कर, सरल रेखा में क्या हो कि अनुदिश की दिशा में कर एक समान त्वरण से गतिशील हो, तो ऐसे कण के वेग, त्वरण, विस्थापन आदि राशियों में पारस्परिक संबंधों को सरल गणितीय समीकरणों के रूप में व्यक्त किया सकता है। मतलब क्या कर रहे हैं, उसके वेग में, त्वरण में, विस्थापन में, मतलब कितना दूरी तय किया, इन सब में क्या करते हैं, एक संबंध स्थापित करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, गति के समीकरण कहते हैं। ऐसे समीकरण एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु के गति के समीकरण कहलाते हैं। मतलब एक समान गति से क्या हो रहा है, जो वस्तु गतिशील है उसके क्या करेंगे, त्वरण कराएंगे। और इन समीकरणों का प्रतिपादन महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने किया था। उन्होंने गति के 3 समीकरण दिए थे। जैसे पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, जिसे क्या कहते हैं, वेग समय के फलन के रूप में, वेग समय के फलन के रूप में। और दूसरा दिया था विस्थापन वेग एवं समय के फलन के रूप में, s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यानी वेग विस्थापन के फलन के रूप में। इन 3 समीकरणों को किसने दिया था, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। तो इनके बारे में क्या करेंगे, हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको हम ग्राफी विधि से, गति के प्रथम समीकरण क्या करेंगे, हम ग्राफी विधि से सिद्ध करेंगे। वेग समय ग्राफ, वेग समय के बीच संबंध पर स्थापित किया, क्या करेंगे, वेग समय ग्राफ से हम क्या करेंगे, इस संबंध को स्थापित करेंगे, निकालेंगे। कह रहा चित्र से स्पष्ट है कि t बराबर 0 पर, यहाँ पर क्या है, t बराबर 0, समय पहले क्या था, 0 था। 0 पर कण का वेग u, जो कि ग्राफ OA से प्रदर्शित करता है, क्या है, OA। t बराबर 0 पर, यहाँ पर t बराबर 0 पर क्या है, OA से क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहे हैं, OA से। t बराबर 0 क्या कर रहा है, OA से प्रदर्शित कर रहा है। अतः t समय बाद वेग भी हो जाता है। और समय जब क्या होता है, t समय बाद क्या होगा, यहाँ से t समय बाद क्या हो गया, वेग भी हो गया। पहले तो वेग क्या था, u था, और t समय बाद क्या हो रहा है, वेग भी हो जा रहा है, वेग भी हो जाता है। तो EO बराबर CD, EO बराबर CD हो जाएगा, CD, EO बराबर क्या हो जाएगा, CD। आई देखा बराबर हो जाएगा वेग समय ग्राफ की प्रवणता ढाल गतिशील वस्तु के त्वरण का परिमाण प्रदर्शित करती है। ये जो ढाल है क्या कर रही है, उसके त्वरण को क्या कर रही है, प्रदर्शित कर रही है। तो अतः कण का त्वरण हो जाएगा A बराबर, त्वरण का A, सरल रेखा AC की ढाल, सरल रेखा AC की ढाल क्या हो जाएगी, त्वरण हो जाएगी। तो कह रहा है A बराबर CB बटे AB है, क्या ये t समय है, ये कितना है, A समय है, और ये क्या है, v वेग से गई है। पहले u वेग भी u था, उसके बाद क्या हो गया, वेग v हो गया। तो कह रहा है वस्तु के त्वरण का परिमाण प्रदर्शित करते होता है। कण का त्वरण कितना हो जाएगा, A बराबर सरल रेखा AC की ढाल, सरल रेखा AC की ढाल। तो कह रहा है
ए, त्वरण ए निकालना तो सी बी बटे ए बी, सी बी बटे ए बी, तो सी ए बी हमको क्या करना, सी बी निकालना है, क्या टोटल भी है और ये यू है तो भी माइनस यू, सी डी माइनस बी डी यानी भी माइनस यू, टोटल भी था और क्या करेंगे यू ने घटा देंगे तो क्या होगा भी माइनस यू बटे टी आ गया। तो क्या करना ए बराबर हो जाएगा भी माइनस यू, तो भी माइनस यू बराबर टी इधर गुणा आ गया तो हो गया ए टी, तो भी माइनस यू बराबर ए टी, तो भी बराबर यू प्लस ए टी, यू करेंगे इधर ला देंगे तो क्या आ जाएगा भी बराबर यू प्लस ए टी, तो यहाँ पर आसानी से आ गया। तो आइए इसको स्थिति समय संबंध, दूसरा समीकरण शुद्ध करते हैं। गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी, कोई भी गतिशील वस्तु उसके द्वारा चली गई दूरी क्या है, समय व ग्राफ से एवं समय अक्ष के बीच आबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब जो जितना समय व ग्राफ का क्या है पूरा क्षेत्रफल हम निकालेंगे, कितना क्षेत्रफल घेरा है उसको निकालेंगे। कह रहा है ओ ए सी बी डी का क्षेत्रफल, ओ ए सी बी डी पूरा क्षेत्रफल क्या करेंगे निकालेंगे। तो क्या करने निकला, हम चली गई दूरी हमको पूरी दूरी निकल जाएगी। तो कह रहा है त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज इसका, इसमें क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे इसका, और इसके बाद इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे 1/2 आधार गुणे ए बी गुणे बी सी, ए बी गुणे बी सी, इसका 1/2 आधार गुणे ए बी गुणे बी सी, तो ए बी क्या टी गुणे ए टी, टी गुणे ए टी, ए ओ गुणे ओ डी, क्या चतुर्भुज है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे लंबाई टी और ए भी गुणे टी, तो भी गुणे ये क्या है इतना यू ना, तो यू गुणे टी, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई था इतना 1/2 ए टी स्क्वायर और यू टी, तो यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्या किया हमने दूसरा समीकरण भी क्या किया प्रूफ कर लिया। अब कह रहा है स्थिति वेग समय पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन बी स्क्वायर बराबर स्क्वायर प्लस 2ac, कह रहा है किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी क्षण टी में चली गई दूरी, मतलब टी समय में कितनी दूरी चल रही, तो समलंब ए सी डी ओ का क्षेत्रफल, समलंब ए सी डी ओ का क्षेत्रफल, समलंब कौन सा समलंब बन रहा है ए सी डी ओ, ये क्या बन रहा है समलंब बन रहा है, ये क्या बन रहा है ये समलंब बन रहा है ना, मतलब ये समान लंब है ना, तो समलंब का क्षेत्रफल निकालेंगे। ए सी डी ओ का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, समलंब ए सी डी ओ का क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी कितना है टी, समांतर भुजाओं का योग ए ओ प्लस सी डी, समांतर भुजाएं क्या है ए ओ है और ये सी डी, समांतर भुजाएं क्या है भी प्लस यू, क्या हो जाएगा समांतर भुजाओं का योग क्या है भी प्लस यू और ये ओ डी का मान क्या है टी है अपान 2, तो क्या है भी प्लस यू इंटू यू टी और भी टी 1/2 इंटू टी, तो क्या है यस बराबर था, तो चूँकि टी बराबर कितना है भी माइनस यू होता है, टी बराबर भी माइनस यू, यहाँ पर क्या करेंगे अपान ए रख देंगे, यहाँ पर गति के प्रथम समीकरण क्या करें भी माइनस यू अपान ए, टी का मान रखेंगे तो आ जाएगा भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a में क्या करेंगे इससे गुणा करेंगे तो भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a हमारा क्या आ जाएगा तीसरा समीकरण आ जाएगा। 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम में तीनों में से एक समीकरण जरूर पूछता है। गति के तीनों समीकरण क्या करेंगे आसानी से प्रैक्टिस करेंगे, आसानी से आ जाएगा। कर अब कलन विधि से, मतलब इसको क्या करेंगे समाकलन विधि से हम हल करेंगे। समाकलन विधि से क्या कर कभी कभी पूछ जाता है कलन विधि से क्या करेंगे गति के समीकरण को निगमन कीजिए। तो कलन शास्त्र के अनुसार कैलकुलस की भाषा में गतिशील वस्तु का त्वरण ए बराबर कर किसी वस्तु का त्वरण क्या होता है डी वी अपान डी टी, तो डी वी अपान डी टी, तो डी वी अपान डी टी हो जाएगा यहाँ पर ए डी टी यानी डी वी बराबर ए डी टी, और दोनों का क्या करेंगे गति के सीमा के अंदर क्या करेंगे यू और भी के अंदर क्या करेंगे गति की सीमा के अंदर क्या करेंगे इसका अवकलन करेंगे, और 0 से टी समय के अंदर इसका अवकलन कर देंगे, समाकलन कर देंगे। गति की सीमा के अंदर क्या करेंगे समाकलन करेंगे, तो डी वी क्या हो जाएगा
u से v के बीच क्या है, इसका जो सीमा क्या है, समाकलन की सीमा u से v। तो कह रहा है यदि गति एक समान त्वरण से हो रही हो तो त्वरण क्या होगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक कांस्टेंट हो जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा t, 0t, t माइनस 0 हो जाएगा। dt के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या होगा, एक का समाकलन क्या हो जाता है t, जिसके सापेक्ष करेंगे वो t हो जाएगा और dv का क्या हो जाएगा v हो जाएगा। तो यहाँ पर v u माइनस v, तो u v ऊपर वाले में क्या करेंगे, नीचे वाले घटाएंगे v माइनस u a t माइनस 0 और v माइनस u बराबर a t, यानी v बराबर u प्लस a t। तो क्या आ गया, हमने समाकलन विधि से भी क्या किया, पहला प्रूफ कर लिया। तो उम्मीद है यहाँ भी कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। करा द्वितीय समीकरण, करा चूँकि वेग v ds अपान dt है, चूँकि वेग क्या है v है, तो वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय, तो ds अपान dt। तो करा ds का v dt हो जाएगा, तो ds इसके क्या करेंगे, और v का मान क्या होगा, u प्लस ए टी होगा, समीकरण 1 से रख देंगे v बराबर u प्लस ए टी, और क्या करेंगे ये u dt प्लस ए टी डी टी समीकरण नंबर 2 बन गया। और दोनों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का उचित सीमा के अंदर क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। ds का 0 से s के बीच, मतलब निश्चित दूरी के बीच 0 से s के बीच, और u dt का क्या करेंगे 0 से t तक, और ए टी डी टी का क्या करेंगे 0 से t तक। तो क्या करेंगे, t का u क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और t का समाकलन करेंगे तो एक का समाकलन करेंगे t आएगा। तो यहाँ पर मान रख देंगे 0 से t के बीच, और क्या होगा a बाई 2, यहाँ पर t है, t का समाकलन करें क्या होगा t स्क्वायर अपान 2। क्या होता है, किसी भी समीकरण का क्या है, मान लीजिए क्या है x का समाकलन करना है dx के सापेक्ष, तो क्या होता है, समाकलन होता है n x का पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो मतलब x का पावर क्या है, यदि n है तो क्या होगा, इसका समाकलन करेंगे तो x का पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ऊपर जो रहेगा वही नीचे आ जाएगा। यदि क्या करते अवकलन करते तो क्या होता है n इंटू n माइनस 1, लेकिन क्या समाकलन करना तो क्या ऊपर का जो घात है उसमें एक जुट जाएगा, और नीचे भी वही क्या हो जाएगा, वही घात में एक जुट कर नीचे लिखा जाएगा। तो ऐसे समाकलन होता है। क्या अगर टी स्क्वायर t था तो टी स्क्वायर हो गया, टी में एक जुट गया तो टी स्क्वायर हो गया, और नीचे 1/2 यानी 1/2 कॉमन हो गया। तो टी स्क्वायर में क्या करेंगे टी माइनस 0 यानी टी स्क्वायर माइनस 0, और टी माइनस 0 तो आ जाएगा यस, यहाँ आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये भी समीकरण आपका प्रूफ हो गया। तो उम्मीद है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले समीकरण की तरफ। तीसरा समीकरण क्या कर रहा है, जैसा कि ज्ञात है कि a बराबर डी वी अपन डी टी, तो डी वी अपन डी टी को क्या ले सकते हैं, डी वी अपन डी एस से क्या करेंगे, दोनों पक्षों ऊपर नीचे क्या करेंगे डी एस से गुणा करेंगे। डी एस से गुणा करेंगे तो डी वी अपन डी एस आ जाएगा, और डी एस अपन डी टी, यानी डी वी अपन डी एस को क्या ले सकते हैं, डी वी अपन डी एस को ले सकते हैं, और डी एस अपन डी टी, डी एस अपन डी टी को लिख सकते हैं भी, डी एस अपन डी टी को लिख सकते हैं भी। डी एस अपन डी टी क्या हो जाता है, भी है, तो भी लिख दिए तो क्या आ गया, परंतु डी एस अपन डी टी बराबर भी, तो ए बराबर भी डी वी अपन डी एस, तो क्या करेंगे डी एस इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा ए डी एस और भी डी वी। इसका क्या करेंगे, दोनों का क्या उचित सीमा के अंदर समाकलन करेंगे, तो यू और भी के भी डी वी का क्या करेंगे, यू और भी के उचित सीमा के अंदर समाकलन करेंगे, और ये यहाँ एस का 0 और डी एस का क्या करेंगे 0 और एस के, तो आ जाएगा भी था तो भी स्क्वायर अपन 2 यानी भी माइनस यू, तो भी स्क्वायर 1/2 काउंट करेंगे भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये यस का करेंगे यस में 0 गया यस ए यस, और ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा भी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, भी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए यस। तो हमने क्या किया, तीनों समीकरण बहुत ही आसानी से प्रूफ कर दिया। तो उम्मीद है इन तीनों समीकरण में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और ये तीनों समीकरण आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आइए आगे देखते हैं। कर आपेक्षिक वेग, आपेक्षिक रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है। कह रहा कभी कभी हम जब रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं तो देखते हैं कि एक दूसरी रेलगाड़ी आपकी गति की दिशा में गति करती है और आगे निकल जाती है, क्योंकि वह रेलगाड़ी आपके रेलगाड़ी से अधिक तीव्र गति से कर रही है। मतलब क्या हो रही है, यदि आप क्या करते हैं किसी रेलगाड़ी, आप रेलगाड़ी से चलते हैं यात्रा करते हैं तो क्या होती है, कोई पीछे से आती है गाड़ी, क्या होती है जी आगे निकल जाती है, क्योंकि यह उस व्यक्ति की अपेक्षा आपको धीमी दिखाई देगी जो ज़मीन पर खड़ा है। मतलब ये क्या है, कोई व्यक्ति क्या है ज़मीन पर खड़ा है,
उसको क्या करेगा, उसको तो लगेगा कि तेज़ गई, लेकिन क्या है, यदि आप ट्रेन में बैठे हैं और दूसरी रेलगाड़ी आपको पास कर रही है तो लगेगा क्या, बहुत ही धीमी गति से गई है। किसकी अपेक्षा, जो ज़मीन पर आदमी खड़ा है। सापेक्ष आपको लग रहा है कि दोनों वेग समान है, तो आपको लगेगा कि दूसरी गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चल रही। यदि क्या करें, दो गाड़ियाँ मतलब ऐसे एक गाड़ी इधर चले, दोनों गाड़ियाँ क्या एक ही तरफ चल रही हैं और दोनों की क्या वेग बराबर है, तो लगेगा क्या दोनों स्थिर हैं। यदि क्या होगा, ये एक धीरे चल रही है और एक इससे तेज, थोड़ा धीरे तेज निकल गई, तो लगेगा क्या है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो इसको तो लगेगी क्या होगी, बहुत तेज़ जा रही है, लेकिन इसको लगेगा, ये जो चल रहा है इसको लगेगा क्या, ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ये क्या करती है, रिलेटिव स्पीड कहलाती है। तो कह रहा माना दो वस्तु ए और बी क्रमशः दो समांतर सरल रेखी पथों पी ए और क्यू बी के अनुदिश क्रमशः भी ए और भी बी गति से गतिशील हैं। मतलब एक ही तरफ क्या रहे हैं, दोनों गतिशील हैं। तो अतः ए का बी के सापेक्ष वेग क्या हो जाएगा, भी ए बी, यानी भी ए माइनस भी बी। मतलब एक दिशा में गति करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, एक दिशा में क्या है, अलग दिशा में गति करना तो क्या होगा, भी ए में से बी बी घटा देंगे। जिसकी गति अधिक है उसको क्या करेंगे, उसको घटा देंगे, तो पता चल जाएगा मतलब कितना रिलेटिव स्पीड है। आपेक्षिक वेग निकालना तो भी ए माइनस भी बी, मतलब भी ए क्या हो रहा है, तेज गति से चल रही है और भी बी क्या है, धीरे चल रही है, तो क्या होगा, इसको भी बी क्या करेंगे, घटा देंगे, भी ए में अधिक वाले में से कम को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको उसकी रिलेटिव आपेक्षिक वेग निकल जाएगी। कर अतः ए का बी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग, ए का वेग बी के वेग, इसी प्रकार वस्तुएं विपरीत दिशा में गतिशील हो जाती हैं। यदि क्या हो गया, दोनों विपरीत दिशा में है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, दोनों क्या विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो दोनों का क्या होगा, आपेक्षिक वेग निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों का जुट जाता है, भी ए प्लस बी बी, और क्या होगा, दोनों का वेग क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो ये था तीसरा चैप्टर। तो तीसरा चैप्टर यहीं समाप्त होगा। इसके अगले वीडियो हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार वीडियो किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।